हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ फिर से आया हूँ। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका नेवी ट्रेड्समैन का। ठीक है, ऑफिशियल पेपर है। अभी जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 31 तारीख को। 31 से स्टार्ट है। ठीक है, और 1-2 तारीख को। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कि पेपर कैसा आता है, क्योंकि ये सब जो एग्ज़ाम है ना उतना फेमस नहीं है। ठीक है, तो इसके पेपर ज़्यादा कहीं मिलते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल से मैं लाया हूँ। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कि आता कैसा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी, साथ कुछ दिन बचा हुआ है, कर लो अपना। ठीक है, और मेरे चैनल को फॉलो करो। इसका जितना आज तक का प्रीवियस ईयर पेपर है, ज़्यादा नहीं है, 5-6-7 है, आप लोग कर लो। और पक्का मैं बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन उठेंगे और उस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे और भी मैं करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड मैं दूंगा, जीके का दूंगा और मैथ वैथ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपकी तैयारी सही रहे तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जनरल इंटरेस्ट। देखिए इसमें 4 पार्ट होता है, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, तो स्टार्टिंग रीजनिंग से करते हैं। चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मतलब सार्थक रूप से बनाना है। तो इसमें देखिए पहला है देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, पेड़। तो मान लेते हैं सबसे छोटा क्या होता है, तो लकड़ी होता है दोस्त। तो 4 नंबर से तो कोई स्टार्ट नहीं है, यानी कि सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा वाला आप मेरे को चाहिए। तो बड़ा वाला क्या है, सबसे देश है, यानी कि नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो वही नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो नंबर 1 हो जाएगा पहला। ठीक, अब क्या होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहले 3 आएगा कि 4 आएगा। अब देश के बाद फर्नीचर आएगा कि लकड़ी आएगा, आप बताओ। हुँ, फर्नीचर के बाद फर्नीचर आएगा कि लकड़ी? तो पहले तो फर्नीचर आएगा ना, दूसरा फर्नीचर, अरे सॉरी, तीसरा चौथा है ना, सॉरी, वन और लकड़ी। तो वन और लकड़ी में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले वन आएगा, वन के बाद थ्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना आपका सही है। आपका ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि टाइम भी ऊपर है। अब कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएँ से 12वें स्थान पर है और राजन जो है दाएँ से 15वें स्थान पर है। और जब वे अपनी स्थिति बदल देते हैं तो राजन दाएँ से 20वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितनी संख्या है? देखो, पहले जो है ना पंक्ति में ना जो गणेश है ना वो बाएँ से यानी कि लेफ्ट से ये 12 स्थान पे है। ओके, आपका कौन? ये गणेश है, गणेश है। और उसके बाद राजन जो है ना, वो राजन जो है राइट से जो है वो 15वें स्थान पे है आपका राजन। ठीक है, राजन, राजन। ओके, चलिए जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो राजन जो है अब अब जो राजन जो है ना अब दाएँ से जो है 20वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट से सॉरी राइट से अब राजन कितना स्थान पे आ जाता है? 20वें स्थान पे आ जाता है राजन। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट देखना होता है। फाइनली लेफ्ट राइट कौन है? तो लेफ्ट में आपका गणेश है 12 नंबर पे, तो 12। और फाइनली ये जो है राइट पे राजन कितने नंबर पे है? तो 20 नंबर पे, प्लस में 20 और बस 1 माइनस कर देते हैं। तो 20 10 30 20 32 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा आपका, 31 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या करना है कि जो फाइनली हमको राइट लेफ्ट जो मिला ना दोनों व्यक्ति का, उसको प्लस करेंगे और -1 कर देना है। चलिए, भाषाई लेवल का शोषण करने वाली तकनीकों के आधार पर ऑनक्लोजी मैपिंग को संभालने के लिए एक दृष्टिकोण कहा जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। अब आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, शायद इंग्लिश में कुछ समझ में आए। तो एन अप्रोच टू हैंडल ऑन्टोलॉजी मैपिंग बेस्ड ऑन टेक्निक दैट एक्सप्लोइट लिंग्विस्टिक लेवल इज कॉल्ड। तो देखो लिंग्विस्टिक से बात कर रहा है। ठीक है, जब लिंग्विस्टिक से बात कर रहा है तो कहाँ आंसर भी क्या होगा? लिंग्विस्टिक मेथड्स। ठीक है, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि एन अप्रोच मतलब एक अप्रोच जो हैंडल करता है ऑन्टोलॉजी मैपिंग को। ठीक है, वो किस बेस पे है, वो टेक्निक जो है किस बेस पे है? तो वो लिंग्विस्टिक मेथड पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको हिंदी में कर लेते हैं ना। हम्म, हम्म, कह रहा है कि यहाँ नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उन धारणाओं का चयन कीजिए जो गद्यांश में दिए गए तथ्यों के आधार पर सत्य है। चलिए, कह रहा है कि 11 सितंबर के बाद विश्व बाजारों में सॉरी चालू वर्ष के दौरान भारत में कपास का रकबा जो है 10% गिर गया। मतलब कपास का जो वैल्यू है ना वो गिर गया, क्योंकि कपास उत्पादन अन्य नकदी फसलों की खेती की ओर बढ़ गए हैं। मतलब जो कपास उत्पादन है अब वो कपास उत्पादन कम हो रहा है, फसलों की ओर बढ़ गया है ज़्यादा। यह जो है 11 सितंबर के बाद विश्व बाजारों में कपास की भरमार उसके परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी का परिणाम है। मतलब जो मंदी आया है ना उसका रीज़न है ये। लेकिन यह परिदृश्य उद्योग के एक वर्ग धाता निर्माताओं के लिए लाभ लेकर आया, क्योंकि उन्हें उपज के लिए अधिक कीमतें मिली।
ठीक है, लेकिन जो एक धागा निर्माता है ना, उनको फ़ायदा मिला है, ठीक है। कुछ धागा निर्माताओं ने पिछले वर्ष कम कीमत वाली कपास का स्टॉक कर लिया था। इस इन सब का संयुक्त प्रभाव धागा निर्माताओं के शुद्ध लाभ और शुद्ध मार्जिन में वृद्धि में स्पष्ट है, यानी कि धागे वाले को लाभ हुआ। अच्छा, धारणा क्या है तो कपास के आगे आगे की बढ़ी हुई कीमत के कारण किसान अगले वर्ष फिर से कपास की खेती करेंगे। तो भाई ऐसा कोई भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि अगले वर्ष फिर से कपास की खेती करेंगे, तो ये गलत है। पिछले वर्ष विश्व बाजार में कपास की कमी रही है, ठीक है। पिछले वर्ष जो है, जो कपास में है ना, विश्व बाजार में जो कपास की कमी रही है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो कह रहा है कि 11 सितंबर के बाद विश्व बाजार में कपास की भरमार, यानी कपास क्या है, बहुत सारा है, और उसके परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी का परिणाम है। मतलब कपास जो है बहुत सारा है। तो आपका जो धारणा 2 भी है ना, वो भी गलत है। तो आपका जो आंसर हो गया, वो आपका ये धारणा जो है निश्चित रूप से गलत है। चलिए अब कह रहा है कि डॉक्टर अस्पताल है, तो प्लम्बर रेंज सेफ रसोई, हम लोग सेफ जानते हैं रसोई में होता है, तो आपका भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं टेलीफोन को क्या किया है, तो भाई EN लिखा है, और एलिगेटर को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे TELEPHONE टेलीफोन, ठीक है। इसको लिखा है ENO, ठीक है। तो देखो ENO, उसके बाद फिर एच, यानी कि फिर एच, PE, मतलब सबको रिवर्स कर दिया, सीधी सी बात है। तो जब हम इसको रिवर्स करते हैं एलिगेटर को, क्या होगा, तो ROT, ठीक है, ROTAGI, ROTAGI, सब में है ROTAGI। उसके बाद है LA। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बस रिवर्स कर दिया है ना। चलिए आगे कह रहा है कि जासूस की गैप के कारण मामला में सफलता मिली, मतलब जो जासूस स्पाई होता है उसको सफलता मिली, क्यों, वो क्योंकि वो अयोग्य था, नहीं भाई, अयोग्य होगा तो कैसे सफलता मिलेगी। दृढ़ था, मतलब अपने में बहुत ही रिजिड था, हाँ भाई ये हो सकता है। अहंकार था, नहीं, अहंकारी को थोड़ी सफलता मिलती है, ये भी गलत। आलस्य था, अब आलस होगा तो थोड़ी सफलता मिलेगी। तो आपका ऑप्शन जो बी है ना, वो सही है एकदम, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी सही है। आगे देखते हैं, ये दुनिया ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, ठीक है। ये कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या है। तो कुछ लोगों को ये दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों की दुनिया बहुत बुरी लगती है, सही बात है भाई। कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है, कुछ लोगों के लिए खराब है, ये कथन के अकॉर्डिंग तो यही बात कह रहा है। तो आपका जो आंसर है ना, तो दोनों का पालन करता है, ठीक है, आपका दोनों का पालन करता है। चलिए कह रहा है कि भ्रमों को देखो कौन भ्रम की बात कर रहा है के रूप में जाना जाता है। तो भाई देखो, ये जो है ना, इंग्लिश में देखते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि फॉलसी इज नोन एज लुक हु इज टॉकिंग फॉलसी, मतलब फॉलसी जो है ना, जाना जाता है कि कौन फॉलसी जो है, मतलब बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, आपका हो जाएगा टू, ठीक है, टू कोए, ठीक है। आपका जो ऑप्शन 4 है ना, वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स डिक्टोमी, देखो गैम्बलर फैलेसी क्या होता है, मतलब जो जुआरी होता है ना, वो उसके बारे में कह रहा है। बेगिंग द क्वेश्चन वो अलग है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ना, आंसर सही है। चलिए अब ये कह रहा है कि ये क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनता है, इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, देखो यहाँ NB से एक अंक से पीछे O है, ठीक है, और यहाँ भी ANB है। तो NB से एक गैप, लेटर के गैप के बाद O होगा, यानी कि BR के बाद O आना चाहिए, यानी कि जो स्टार्टिंग है O से होगा, तो यानी ऑप्शन 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। O से स्टार्ट होगा, O से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद दोनों में W है, यानी कि W भी आएगा नेक्स्ट इस पे। अब देखो हम लोग को क्या मिल गया, तो BROW मिल गया, ठीक है, ये दोनों स्थान मिल गया हमको। आगे क्या है, NB है, दोबारा से NB दोबारा से है, फिर उसके बाद गैप है, ठीक है, उसके बाद गैप है, फिर O है, फिर गैप है, फिर NB है। तो आगे R होगा कि O होगा, तो O से पहले O तो नहीं होगा, O से पहले O तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ये दिखाया नहीं गया है। क्योंकि B के बाद जो है ना, B के बाद है ना, यहाँ R आया है, तो यहाँ भी B के बाद क्या आएगा, R आएगा। तो आपका जो ऑप्शन 2 है ना, एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सम पेन्स आर बुक्स, मतलब कि कुछ पेन जो है ना बुक है, कुछ पेन जो है बुक है, यानी कि ये पेन है और ये बुक है, ठीक है। और कह रहा है सम बुक्स आर पेंसिल, मतलब कुछ बुक्स जो है ना वो पेंसिल है, ओके। अब कह रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर पेंसिल, ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, तो सम पेन्स आर पेंसिल, ऐसा तो नहीं दिख रहा, ठीक। सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन्स, ये भी नहीं दिख रहा। ऑल पेंसिल्स आर पेन, सब पेंसिल्स पेन तो नहीं है, गलत। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन, ये भी नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका जो है ना सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम
amongst the answer figure which will continue the same series as established by the 5 प्रॉब्लम फिगर्स। मतलब कि देखो एक प्रॉब्लम फिगर है, तो इसका नेक्स्ट ई के बाद जो डी हो, ई ए बी सी डी एफ जो होगा ना, यानी कि जो एफ होगा वो कौन सा फिगर होगा, बस ये दिखाना है। तो देखो इसका बिचला वाला देखो, नोटिस करो, पहले था ऐसे बिचला वाला, ठीक है, फिर इस साइड मुड़ा, ठीक है, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर इस साइड हुआ, तो अब ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर चला भी गया, ठीक है। अब जब ये ऊपर गया है, ऊपर के बाद इधर हुआ है ना, ये ऊपर होने के बाद इस साइड हुआ है, यानी कि ये राइट साइड घूमा है ना, तो इधर घूमने वाला कौन कौन सा है, एक पहला है, एक पांचवा है, ठीक है, यानी कि आंसर जो है पहला और पांचवा में से होगा, ठीक है, पहला चीज़, ठीक है। और क्या, तो इसमें देखो ऊपर वाला इसका नोटिस करो, ऊपर वाला नोटिस करोगे तो इसमें जो ये है पहला वाला ऐसे घुमा हुआ है, ठीक, फिर दूसरा वाला भी ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, फिर तीसरे में जो है ऐसे ऊपर उठा, ठीक, और चौथे में ऐसे घुमा, ठीक है, और चौथे में फिर ऐसे घुमा दोस्त, ठीक है, ऐसे घुमा है। तो उसके बाद जो ये है ना कि तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखो नीचे वाला ऐसे घुमा, नीचे ऐसे घुमा, ऐसे ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, तो हाँ देखो ये वाला देखो, ये मैच करो, छोड़ो उसको नहीं, इसको मैच करो, फर्स्ट वाला को मैच करो, फर्स्ट वाला को नीचे था पहले, ठीक है, फर्स्ट वाला पहले नीचे था, फिर इधर हुआ, इस साइड हुआ, ठीक है, इस साइड हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, साइड होगा ना ये, क्योंकि 3 बार ऊपर हो गया, तो अब ऊपर होने का संभावना नहीं है, यानी साइड होगा। तो आपका इसमें साइड में दिया है, इसमें ऊपर दिया हुआ है, देखिए इसमें साइड में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें साइड में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ना, ये यहाँ साइड में दिया हुआ है और यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा आपका 5, आंसर आपका 1 जो है सही हो जाएगा। चलिए तो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए। अब कह रहा है कि इफ़ एम क्रॉस एन मीन्स एम इज डॉटर ऑफ एन, ठीक है, एम प्लस एन इज एम इज द फादर ऑफ एन, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए ठीक है, पी परसेंटेज क्यू, यानी कि जो पी है ना भाई, पी है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एम परसेंट एन मीन्स एम इज द मदर ऑफ एन, तो यहाँ पे पी जो होगा ना, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो जो क्यू की माँ होगी पी, क्यू की माँ होगी पी, ठीक है, ओके। अब जो है क्यू प्लस में आर, तो प्लस मतलब क्या, तो एम मीन एम प्लस एन मतलब एम इज द फादर ऑफ एन, यानी कि क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो क्यू इज द फादर ऑफ आर, चलो आर का पिता है, आर माइनस टी, माइनस मतलब क्या होता है दोस्त, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एन, तो आर जो है आर इज द ब्रदर ऑफ टी, आर इज द ब्रदर ऑफ टी, चलो। अब क्या, टी क्रॉस के, क्रॉस मतलब क्या होता है कि एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो टी इज द डॉटर ऑफ के, टी इज द डॉटर ऑफ के, यानी कि इसकी डॉटर है, तो ये पति पत्नी हुई, तो ये यहाँ पे पत्नी हुआ, पत्नी हुई ना, सॉरी, तो इसकी डॉटर है, ये डॉटर है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, चलो ये माइनस हो जाएगा, ओके। अब क्या कह रहा है कि विच रिलेशन इंडिकेट्स पी टू के, पी से के का रिलेशन क्या है, तो देखो इसका बेटा की बेटी है ना ये, ठीक है, इसका बेटा की बेटी, तो डॉटर इन लो कहाँ से होगा भाई, सिस्टर इन लो भी नहीं होगा, आंट भी नहीं होगा, क्योंकि दादी है ना, तो ग्रैंड मदर होगी, ये तो ग्रैंड मदर होगी ना, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा इंग्लिश तो हिंदी में दिखा देता है आपको, पुत्र वधु भाभी चाची कोई नहीं है, दादी होगी ना, दादी का रिलेशन है ही नहीं इसमें दिखाया हुआ, चलो। अब कह रहा है कि सांस्कृतिक सामर्थ्य का संबंध निम्न में से किसे है, तो भाई सांस्कृतिक सामर्थ्य यानी कि भावात्मक बुद्धि, अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होना, सांस्कृतिक परिवेश की विशेष भावना, हाँ ये जो है आपका सी है ना, वो आपका सही है, सांस्कृतिक परिवेश की विशेष भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता, ये होता है सांस्कृतिक समर्थ क्षमता, सामर्थ्य मतलब क्या होता है, एबिलिटी, यहाँ भी क्षमता का बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं भाई, कह रहा है कि अरविंद विश्वनाथ अपने छात्रावास से, कि देखो भाई रीजनिंग में मैथ क्वेश्चन डाल दिया, अपने छात्रावास से एक ही समय पर निकलते हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मैदान पर जाते हैं, लेकिन 20 मिनट अधिक लगता है, किसको, अरविंद को लगता है, तो छात्रावास और मैदान के बीच की दूरी क्या होगी, कुछ नहीं करना भाई, देखो डी तो सेम है, तो जब डी सेम होता है भाई, ठीक है, जब डी सेम होता है तो आपका जो है डी सेम होता है तो आपका स्पीड और टाइम का रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में, या फिर 1 घंटा में 30 किलोमीटर भाई,
तो 60 मिनट यानी 1 मिनट में तो आधा घंटा 20 मिनट है ना। तो इसका जो ये जो स्पीड का रेशियो है दोस्त, स्पीड का रेशियो S1 S2, तो इसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? इसको 60 लगेगा, इसको 30 लगेगा, इसको 30 लगेगा, है ना। ओके, तो ये रेशियो है। तो इसको जब हम काटते हैं तो 2/1 यानी कि इसका अंतर कितना है? 1 है। तो लेकिन इसका 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मिनट। 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो क्या कह रहा है? डी कितना होगा दोस्त? हुँ? तो फिर डी बराबर क्या होता है? दूरी इंटू चाल, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा ना तो आप डायरेक्ट ये भी तरीके निकाल सकते हो कि डी, अरे डी, ठीक है, बटा में आपका 30 और माइनस में डी बटा में 60 इज इक्वल टू, अब 20 मिनट को सेकंड में बदल दो, 20 बटा में 60 यानी कि 1/3, 1/3, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ऑप्शन से डायरेक्ट चलते हैं इसको। तो भाई पहले 40 ऑप्शन चूज करते हैं। तो जब हम इसमें 40 रखेंगे भाई, ठीक है, तो डी की जगह पे अगर हम 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और माइनस में ये हो जाएगा 2/3 अगर हम रखते हैं। तो जब इसको हम माइनस करते हैं 4/3 और 2/3 तो 1/3 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है ना बिल्कुल सही है, 40। चलिए, अब क्या है कि नेम के अक्षरों के अलग-अलग संयोजन से कितने देखो नेम से कह रहा है कि नेम से ना हम लोग कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ MEAN, MEAN मीन, मीन मतलब समझते ही हो, ठीक है। मीन मतलब मीनिंग भी होता है, मीन मतलब माध्य भी होता है, ठीक है। ये होता है। एक होता है आमीन, AMEAN, ठीक है। अरे AMEN होता है, ए नहीं होता है, सॉरी, ए नहीं होता ना, आपका EN, आमीन। आमीन मतलब क्या होता है? ईसाई लोग होता है ना कि उन लोग हमेशा मतलब जो भी है आमीन करते हैं, तो हो जाएगा आमीन, ठीक है। और क्या भाई आगे? और क्या बना सकते हैं हम लोग? ठीक है, और क्या बना सकते हैं? सोचो, सोचो क्या बना सकते हैं भाई? तो एक होता है आपका नेम, नेम तो हो ही है ही, तो 3 हो गया। एक और क्या? हाँ, एक है मेन, MEANE। मेन मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि ये मतलब जैसे कोई जानवर का गर्दन पे जो बाल होता है ना, लंबे-लंबे बाल, जैसे घोड़ा हो गया, ठीक है, शेर हो गया, तो उसी को मेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप 4 बना सकते हो, ठीक है, सिर्फ 4 ही बना सकते हो, अब नहीं बना सकते। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, मरणोपरांत प्रकाशन तब होता है जब कोई पुस्तक लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। मतलब मरणोपरांत मतलब वो चीज़, ये बात हुआ कि कोई जो लेखक है ना वो मरा ना, उसके बाद उसका बुक प्रकाशित हुआ। तो कह रहा है कि कौन-सा स्थिति मरणोपरांत प्रकाशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब इसमें जो स्थिति दिया गया है, तो कौन-सा जो है मरणोपरांत का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं भाई। पहला कह रहा है कि इससे पहले कि वो अपने उपन्यास की अद्भुत शुरुआती समीक्षाओं का आनंद ले पाते, रिचर्ड की बीमारी से उनकी जान ले ली। मतलब ये रिचर्ड की बीमारी के बाद जो है ना, उनका जो उपन्यास है वो छपा। यही हुआ ना? चलिए, आपका ऑप्शन ए जो है सही है। बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कह रहा है कि समय पर पांडुलिपि वितरित करने में विफल रहने के बाद मेलिसा के प्रकाशन ने उसका पुस्तक अनुबंध है। मतलब ये कह रहा है कि हम टाइम से प्रकाशित नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो पुस्तक है अनुबंध हो गया, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है भाई, पर ये मरा कहाँ कोई आदमी इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि क्लेरेंस कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी त्रयी की पुस्तक की प्रकाशित की तीसरी पुस्तक को देखने के लिए जीवित रहेंगे। मतलब ये त्रयी की मतलब उसका कोई अपना त्रयी मतलब अपनी त्रयी की प्रकाशित तीसरी पुस्तक को देखने के लिए जीवित रहेंगे। अब वो प्रकाशित ही नहीं किया तो कहाँ से जीवित रहेंगे, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बैठता इसका। अच्छा, अब चौथा क्या कह रहा है कि एलिज़ाबेथ को उनके लेखन करियर के लिए एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनकी बेटी अपनी मृत माँ की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार करती है। मतलब ये जो है उनका सम्मान लेने के लिए उनकी बेटी आ रही है, लेकिन ये प्रकाशन ऐसा थोड़ी कि मरने के बाद उनका प्रकाशित हुआ है, वो पहले ही हो चुका है। यानी कि ऑप्शन जो डी है ना वो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन ए सही है। अब क्या सिस्टम को देखो, सीधी सी बात है, एस वाई एस रखा है, एम ई टी यानी कि सिर्फ लास्ट वाले को चेंज किया है। यहाँ पे देखो एन, देखो इसमें क्या किया है कि शुरुआत वाले को चेंज किया है, नियर आर ईयर को चेंज कर दिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या हम चेंज करेगा भाई? तो फ्रैक्शन में आपको चेंज कर सकता है NOIT, ठीक है, या फिर CARF, सिस्टम को सिस्टम, ठीक है। नियरेर, नियरेर में क्या चेंज किया भाई? तो AEN, नहीं नहीं इसमें भी चेंज किया लेकिन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, सब में चेंज कर रहा है।
तो ए जो है ना, ये हो जाएगा आपका ए एफ आर। तो नहीं नहीं सॉरी, सी से होगा ना, सी सी, ठीक है, सी, और उसके बाद ए हो जाएगा सी ए और आर एफ, सी ए आर एफ, ये चेंज किया। फिर उसके बाद चेंज किया कि इसको आर ई आर को चेंज किया था ना, एम ई टी, तो इसके बाद एन एन ओ आई, एन ओ आई, ठीक है, और उसके बाद टी, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन जो ए ना है वो सही है, बस चेंज कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, तो कौन अलग है भाई, चेंज क्या है। देखो, तना है, पेड़ है, जड़ है, शाखा है। पहला चीज, सब पार्ट है पेड़ का, लेकिन पेड़ एक खुद है, पूरा फुल बॉडी है ना, तो आपका पेड़ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कोर्स को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, देखो भाई, सी सी डी ई एफ, यानी कि 2 अंक के बाद आया एफ, 2 अंक के बाद आया एफ, ठीक है। अब उसके बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ पी क्यू आर, यानी कि 2 अंक के बाद आ रहा है, सीधी सी बात है। तो अब हम इसमें भी कर देंगे, तो आर 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 के 2 अंक के बाद क्या आ जाता है, पी क्यू आर एस टी यू, यानी कि एस टी यू आता है, यू से स्टार्ट होगा, तीन में से कोई एक हो सकता है। चलो, ए के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, यानी कि यू के बाद डी होगा, डी होगा। चलिए, सी के बाद सी डी ई एफ, यानी कि यू डी एफ, जो आपका ऑप्शन 3 है ना, वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब कह रहा है कि 1944 में वर्ल्ड डिज्नी कॉर्पोरेशन ने डिज्नीलैंड के टिकटों पर एक विशेष प्रचार चलाया। दक्षिण कैलिफोर्निया के निवासी जो मनोरंजन पार्क के पास रहते थे, उन्हें 22 रुपये की विशेष कीमत पर प्रवेश की पेशकश की गई थी। डिज्नीलैंड के अन्य आगंतुकों से लगभग 30, देखो कह रहा है कि 1994 में जो वर्ल्ड डिज्नी कॉर्पोरेशन है ना, वो क्या करता है कि जो दक्षिण कैलिफोर्निया के पास जो लोग रहते हैं, जो मनोरंजन, जो जहाँ पे वो मनोरंजन पार्क खोला है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मनोरंजन पार्क खोला है, यहाँ के आसपास के लोगों के लिए ना सस्ता रखा है पैसा, 22 रुपया, लेकिन जो दूर के लोग हैं ना उनके लिए 30 रुपया रखा है। तो इस ये अभ्यास किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्त, तो ये होता है मूल्य निर्णय का, कि वो अपने अनुसार मूल्य निर्णय किया है, ठीक है। अब कूट संधि क्या होता है, मतलब कि जैसे 2 कंपनी है, ठीक है, 2 कंपनी है, वो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो एक निश्चित प्राइस रखते हैं, तो इसमें तो भाई एक ही कंपनी है ना, तो ये नहीं होगा, कूट संधि नहीं होगा। अब 2 भाग टैरिफ, 2 भाग टैरिफ मतलब क्या, जैसे कोई कंपनी में आपको ज्वाइन होने के लिए ना एक सदस्य, जैसे आप उसमें जैसे होता है ना, कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग चार्ज, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए अलग चार्ज, ये होता है 2 भाग टैरिफ, उसका एग्जाम्पल है। और ये बंड लिंक जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो 2 चीज़ों, मतलब एक ही कंपनी जो है ना बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, मतलब एक कंपनी 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ये बंडलिंग का उदाहरण है। चलिए, तो आपका ऑप्शन जो 2 है सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनमें कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें क्या है ना कि लास्ट में हर एक में 3-3-3 है, तो ऐसा क्यों है 3? तो क्यों है, क्यों है? देखिए, अगर हम सबको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 3 लास्ट में बचेगा, इसमें भी 3 लास्ट में बचेगा, इसमें भी 3 लास्ट में बचेगा, लेकिन इसमें नहीं बचेगा। तो ऑप्शन बी जो है ना, वो सही लग रहा है मेरे को, ठीक है? यही सही है। चलिए, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि 5 के विपरीत कौन है? देखो, डाइस वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन में डाइस आ गया, मतलब समझो सबसे सिंपल। तो इसमें देखो, जो फलक, और उसमें जब भी 2 कंपेयर करेगा तो 1 सेम रखेगा ही, तो 3, 3 सेम रख दिया है। अब भाई इसमें बहुत अच्छा ये किया कि सब दोनों को एक जगह पे रख दिया है। तो इसको या तो एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओ या तो क्लॉकवाइज़ घुमाओ। तो जब एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओगे, तो यहाँ पे देखो 5 6 सिलेक्ट करता है और 1 2 सिलेक्ट करता है। यानी जो 5 का अपोज़िट होगा ना 6 होगा, 1 का अपोज़िट 2 हो जाएगा, ठीक है? तो 5 का अपोज़िट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा ना? ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही है। अब कह रहा है कि परिपत्र परीक्षण जो है ना, वो किसका विस्तार है? तो ये विस्तार है इकाई परीक्षण का, ठीक है? चलो, आगे कह रहा है कि इसका इमेज इमेज क्या होगा? ठीक है? तो डिस्क का इमेज क्या होगा? देखो, ये है ना, ये नीचे रखा हुआ है, ये ऐसे नीचे इमेज रखा हुआ है, ठीक है? ये नीचे इमेज रखा हुआ है, ठीक है? तो जब नीचे इमेज रखा हुआ है, तो डी डी सामने सामने आएगा, आई आई सामने आएगा, लेकिन जो एस है ना वो चेंज हो जाएगा। तो आपका ये एस नहीं रहेगा, ये एस नहीं रहेगा, ये एस रहेगा। ऑप्शन 3 जो है सही है, ठीक है? ऑप्शन 3 जो है एकदम सही है आपका, ऑप्शन सी। चलो, भारत, अब जीके आ गया। तो जीके में क्या कह रहा है? देखो, जीके किस तरीके से पूछता है, देखो भाई, भारत किस देश के साथ अर्धचालक उद्योग में सहयोग को बढ़ावा
तेनतु टास्क फोर्स के गठन करने के लिए सहमत हुआ। मतलब टास्क फोर्स गठन करने के लिए वो किसके साथ सहयोग किया या सहमत हुआ? तो अमेरिका साथ, ठीक है? कोई भी फोर्स का काम तो अमेरिका से ही होता है ना, इंडिया का। अब कह रहा है कि HWC किस देश के निकट है? यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाटर चेरिनको वेधशाला जो है ना, किस देश के निकट है? तो ये है मैक्सिको। क्या है? तो मैक्सिको के निकट है, ठीक है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भाई सिंपल है, वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं, बिजनेस टाइकून विजय माल्या ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ इस्तीफा देते? देखो, विजय माल्या तो फेमस है आरसीबी के लिए, पहला चीज़। और इसका जो और भी कंपनी है ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑफ सिनोफी, इसी का कंपनी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी कि तीनों कंपनी विजय माल्या का ही था, जो कि जिसमें आप वो इस्तीफा देते हैं। अब था नहीं, मतलब उसका शेयर था उसमें। कोरा कागज पुस्तक किसका लेखक है? तो ये जो लेखक है ना कोरा कागज, ये अमृता प्रीतम को, अमृता प्रीतम, ठीक है? और इनको ना साहित्य अकादमी अवार्ड में ये पहली महिला थी जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, वो थी अमृता प्रीतम, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चलिए, इन किताबों में से कौन सी सुनित्रा गुप्ता द्वारा लिखी गई थी? मतलब मतलब ये चारों में से सुनित्रा गुप्ता द्वारा कौन लिखा गया था? तो मेमोरीज ऑफ रेन, मेमोरीज ऑफ रेन जो है ना, वो उनके द्वारा लिखा गया था। चलिए, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। अब क्या कह रहा भाई? तो एपीएमसी अधिनियम के मसौदे में एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? मतलब एपीएमसी जो है ना, वो किस पे लागू हुआ था? दोनों में, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, ठीक है? हिंदी सलाहकार समिति ने डैश हिंदी पढ़ाए जाने की सिफारिश की। मतलब हिंदी सलाहकार भी जो हैं वो स्वैच्छिक रूप से हिंदी पढ़ाने का सिफारिश किया। आप जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे, अनिवार्य रूप से थोड़ी। चलिए, डीजल लोकोमोटिव उत्पादन में लगे डीजल लोकोमोटिव, देखो डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ना, वो कहाँ है आपका? वाराणसी में है। चलिए, अब कह रहा है माहे और यानम देखो, पुदुचेरी के 4 जिले हैं, ठीक है? उसमें एक काराकाई है, एक ऐसा कुछ है, नाम भुला रहा हूँ मैं भी। और माहे है, यानम है, एक खुद पुदुचेरी है, ठीक है? तो आपका जो डी है ना, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। माहे और यानम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। अब कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? मतलब कर लेने का, जैसे ब्याज उधार लेने का पैसा, गैर संस्थागत, मतलब संस्थागत रूप से नहीं, तो महाजन से हम लोग लेते हैं, ठीक है? महाजन से हम लोग लेते हैं भाई। बैंक्स तो संस्थागत हो गया ना। अब मध्यवर्ती व्यापारी तो खुद लेता है, ठीक है? अब मध्यवर्ती मुद्रा के रूप में किस वर्ष जो है ना, वो है कि पाउंड के स्टार्लिंग के साथ जो है आपका ये रुक गया आपका, मतलब संबंध टूट गया। तो ये शायद 1991, 91 या 92 में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो बॉम्बे यार, सिंपल है। 1885 में, कांग्रेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। 1885 में इसका गठन हुआ, ठीक है? 1885 कौन किया? तो A.O. ह्यूम ने किया, ठीक है? ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है? पहले अध्यक्ष थे। और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है? बॉम्बे में हुआ था। चलिए, महात्मा गांधी कहाँ के, मतलब किस अधिवेशन में जो है वो पहली बार अध्यक्ष बने? तो बेलगाम, ठीक है? चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है ना, वो घटते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तो अर्थव्यवस्था जो है कृषि का योगदान घटते जा रहा है। अशोक ने न्यायिक शक्ति के साथ निहित अधिकारियों को एक वर्ग नियुक्त किया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो राजूकाश। राजूका जो है ना, राजूका जो है वो नियुक्त करता है राजूका अधिकारियों को, जिससे वो देख सके कि न्यायिक शक्तियों को वो देख सके, मतलब न्यायिक शक्ति के साथ निहित अधिकारी को, मतलब वो देख सके कि जो राज है मेरा सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है? न्यायिक शक्ति था उसके पास, राजूकाश के पास। चलिए, सल्तनत काल की शासक को लाखों का था। देखो भाई, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ये गुलाम था, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, वो गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का, ठीक है? इसको 1 लाख में खरीदा था, कौन? तो मोहम्मद गौरी, इसीलिए इसको लाखों बख्श कहते हैं। अब वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भाई 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच क्या है? लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है? लखनऊ समझौता, क्योंकि 1907 में जो है ना, ये जो है अलग हो जाते हैं। जब बंगाल विभाजन होता है, तो उसके बाद जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं। गरम दल और सॉरी, ये तो कांग्रेस उस समय टूटती है, लेकिन फिर भारतीय मुस्लिम लीग जो है ना, 1916 में फिर साथ में मिलता है, ठीक है? चलिए, विश्व
दूरसंचार दिवस जो है ना वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय क्या था? मतलब जो पहला विश्व सुनामी जो आपका जागरूकता दिवस है ना वो किस विषय पे था? उसका थीम क्या था? तो वो था प्रभावी शिक्षा और निकासी अभ्यास। प्रभावी शिक्षा और निकासी अभ्यास। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिकेट अंपायर को उपस्थित होना चाहिए? तो भाई क्रिकेट के शौकीन है हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? तो स्क्वायर लेग पे, ठीक है। एक होता है बॉलर के पास, एक होता है स्क्वायर लेग में। चलो, सुल्तान अजान शाह कब निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कब हॉकी से संबंधित है। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। जो भी पुरस्कार है ना सब कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। चलिए, हाँ, भाखड़ा बांध किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे है। ओके, चलिए, शासन का उपयोग पहली बार विश्व में और भाखड़ा नांगल जो बांध है ना वो ग्रेविटी का सबसे बड़ा बांध है, ग्रेविटी बांध है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का उपयोग पहली बार विश्व बैंक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब किया गया था? तो 1989 में उप सहारा अफ्रीका, ठीक है। आपका कितना आंसर होगा? तो 1989 में उप सहारा अफ्रीका। चलिए, अब है संबंधित संगठन में कार्मिक विभाग क्या है? ठीक है, तो ये होता है कि जो संबंधित संगठन है उसमें कार्मिक विभाग क्या है? इंग्लिश देख लेते हैं। तो व्हाट इज द पर्सनल डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न? तो पर्सनल डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो खुद से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है अब ये मैथ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 1991-92 में परिचालन लाभ 1990-91 की तुलना में बढ़ गया। मतलब ये देखो, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो इंग्लिश में देखो यार, परिचालन लाभ, ये बताओ हिंदी के बच्चे क्या समझे? द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1991-92 इंक्रीज ओवर 1991, मतलब 1991 से बढ़ के 1992 में कितना हो गया? तो 1991 में था, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 1,30,000, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1991 में कितना है? 1,60,000, ठीक है। तो कितना बढ़ गया? तो 30,000 बढ़ गया। 30,000 92 में ना, ये 92 में है, तो 30,000 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। अरे यार 30,000, ठीक है, 30,000, ठीक है। और इस यहाँ पे 1,30,000 होगा ना, 1,30,000 रुपये इंटू में 100। चलो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 300। जब इसको डिवाइड करते हैं 300 में तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 13 तिया 39, यानी कि 23%। पॉइंट में आएगा तो हम लोग नेगलेक्ट करेंगे पॉइंट को, 23%। चलो, अब कह रहा है कि राज जो है ना 2,000 रुपये का कुछ हिस्सा अपने मित्र से 12% साधारण ब्याज तथा बैंक से 15% उधार ले 2 वर्ष के अंदर। देखो कुछ नहीं है, देखो कह रहा है कि भाई 20,000 रुपया टोटल वो उधार लेता है, लेकिन कुछ हिस्सा दोस्त से और कुछ हिस्सा बैंक से। तो मान लेते हैं कि बैंक इसको निकालना किसका? बैंक से ना, तो मान लेते हैं बैंक से 100 रुपया उधार लिया, ठीक है। तो दोस्त से कितना लिया होगा? तो 20,000 माइनस एक्स, 20,000 माइनस में एक्स, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो भैया बैंक से लिया गया राशि 100 रुपया था, ठीक है। बैंक से लिया गया राशि 100 रुपया था, इंटू में कितना परसेंट पे? तो 15% पे, ठीक है। इंटू में 2 वर्ष के लिए और बटा में 100, ठीक है। और प्लस अपने दोस्त से कितना में लिया होगा? तो 20,000, ठीक है, माइनस में एक्स, ठीक है। एक और जीरो यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। 20,000 माइनस में एक्स और बटा में 100। और टोटल ये तो भाई ब्याज का फॉर्मूला ना, तो इसको टोटल ब्याज कितना मिला? तो 20,000 था, अब 25,700 रुपया रिटर्न किया, यानी कि 5,700 आपका रिटर्न किया है, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़ते समय और छक्कों के दौरान उसके द्वारा बनाए गए कुल प्रति, देखो 130 रन वो टोटल बनाया है, ठीक है। 130 रन टोटल बनाया है, 4 छक्के से बनाया है, यानी कि 24 रन वो 6 से बनाया है, और 5 चौके से, यानी कि 20 रन जो है वो चौके से बनाया है। तो रन दौड़ के कितना बनाया होगा? तो 24 44, ठीक है। यानी कि वो 130 में से 44 जो रन है ना वो सिर्फ बाउंड्री से बनाया है। तो दौड़ के कितना बनाया होगा? तो इसमें जब माइनस करेंगे तो 86 होगा, ठीक है। तो मेरे भाई 86 जो है ना बढ़ा बनाता है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 86 बटा में 130, ठीक है, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 86 बटा में 130 इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है।
अब 86 860 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है 78 और फिर 8 होगा ना, 13 छक 78 यानी कि 66 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 66.3 आएगा। ओके, अब जब हम ये कह रहे हैं कि अब सिक्स के दौरान उसके द्वारा बनाए गए कुल रन, तो 6 छक्के से वो कितना स्कोर करता है, तो 6 × 4 यानी 24 रन बनाता है। तो अब 24 रन बटा 130 इंटू में 100, ठीक है तो 1 0 से 1 0 कट गया 240। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो 13 एकम 13, ठीक है अब 11 बचेगा तो 110 होगा, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 110 होगा ना, 13 8 104 यानी कि 18 पॉइंट कुछ। तो जब हम इसको 18 में माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 66 में हम 18 माइनस करते हैं, ठीक है 66 में हम 18 माइनस करते हैं तो 8 8 8 16, ठीक है अच्छा 8 8 16 5 में से 1 4 यानी कि 48, ठीक है तो आपका ऑप्शन जो डी है ना सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि 10 साल बाद सिमी की आयु और नीति की आयु का जो अनुपात है 7:9 होगा। ये 2 साल पहले इसका अनुपात जो है 1:3 था। यदि अभय नीति से 4 साल बड़ा है तो अभय का वर्तमान आयु क्या है, देखो कुछ नहीं करना भाई, सिमी और नीति इन लोगों का रेशियो है अभी 9 7:9 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, ठीक है यानी कि +10। ओके 2 साल पहले यानी कि प्रेजेंट से 2 साल पहले जो है इनका आयु का रेशियो था 1:3, ठीक है ये रेशियो होगा रेशियो। तो याद रखिए एक चीज़ एक पॉइंट होता है आयु में कि कभी भी ना आप लोग का एज अगर सेम है मतलब अलग अलग है तो आप 10 साल के बाद भी आप लोग का जो एज का गैप होगा ना वो सेम होगा। मतलब आज अगर आप मेरे से 2 साल छोटे हैं तो 10 साल के बाद भी 2 साल छोटे ही होंगे। तो इन लोग का जो ये है मतलब डिफरेंस है कितना है, 2 है 7 और दोनों, और इसका भी 2 है यानी कि सेम है, चलो बढ़िया है। अच्छा इन लोग का गैप कितना है, तो 7 1 6 यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है भाई, तो पहले तो भाई प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 2 साल बाद यानी कि 12, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है 12 है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। चलिए तो क्या निकालना किसका है, तो अभय का। तो अभय जो है नीति से रिलेटेड है, तो नीति है, नीति का 3 है ना, तो 3 दूना 6, लेकिन जो 6 है ना ये 2 साल के बाद है ना, सॉरी 2 साल से पहले है ना, तो प्रेजेंट एज जब हम निकालेंगे तो 6 + 2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो नीति का जो प्रेजेंट एज होगा वो 8 होगा। आप इससे भी निकाल सकते हो, 2 को 9 से गुना करो 18, ठीक 18, तो ये तो 18 क्या है प्रेजेंट एज से 10 साल के बाद, तो 10 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यानी कि जो नीति का जो एज आया, नीति का जो प्रेजेंट एज आया वो 8 वर्ष आया, ठीक है 8 वर्ष आया आपका। तो अभय जो है उससे 4 साल बड़ा है, तो 8 + में 4 यानी कि आपका 12। चलिए ऑप्शन डी। अब कह रहा है कि अरविंद ने अंकित मूल्य पर 30% देखो भाई क्या कह रहा है कि अरविंद जो है ना एक कलाई घड़ी 30% की छूट के साथ लिया, मतलब 100 रुपये का मान लो सामान था उसमें से 30% छूट मिल गया तो उसको कितना में मिला, तो 70 रुपये में मिला। ओके अब उसको क्या है कि इसे खरीदे गए मूल्य पर 40% के लाभ के साथ बेचता है, तो भाई वो 40% के लाभ है जब बेचेगा तो 140 हो जाएगा बटा में 100, तो कितना में बेचा होगा वो, तो 1 0 से 0 1 0 से 1 0 14 से 98 यानी कि वो 98 रुपये में बेचा होगा। तो उसको अंकित मूल्य से कितना का हानि हुआ, तो 2 रुपये का हानि हुआ ना, 100 में से 98 कितना हुआ, 2% का हानि हुआ। चलिए एक पुराने सदस्य को नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद यह पाया जाता है कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो भैया 5 सदस्यों की औसत आयु जो है वो 3 वर्ष जो पहले थी, तो 5 × 3 यानी उसका नया वाला का एज कितना होगा 15, सिंपल बस गुना कर देना था इसको। अब है कि एक मिश्रण कि 700 मिलीलीटर में पानी और दूध का अनुपात 700 मिलीलीटर में, ठीक है इसका जो रेशियो है ना 2:8 के रेशियो में, ठीक है मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी और दूध का जो रेशियो है ना वो 3:8 रहे। देखो ये वाटर है ये मिल्क है, ठीक है तो मिल्क का रेशियो तो सेम है, ठीक है अगर सेम नहीं होता तो सेम करते हैं क्योंकि दूध नहीं मिलाया गया है पानी मिलाया गया है। तो भैया कितना लीटर हम लोग पानी मिलाए, तो हम लोग 1 लीटर पानी मिलाए तभी ना 3 हो गया, यानी कि 1 यूनिट हम लोग बढ़ाए हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो देखो यहाँ पे 2:8 के रूप में है, यानी कि 8 और 2 10x, ठीक है 10x = 700 मिलीलीटर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 70 है, तो वही 1 यूनिट का मान पूछ रहा था यानी कि 70। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है इसमें थोड़ा सा विश्लेषण ज़्यादा है तो टाइम है भी नहीं, देखो टाइम कितना बचा 39 मिनट का हो गया, तो इसको ये इसका आंसर 10 होगा, ठीक है तो देख लेना अपने से।
क्योंकि बहुत उसमें अभी समझाने वाला है। अब देखो इसमें क्या करो, कोई एक वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। मतलब मान लो कि ए इज इक्वल टू 45 डिग्री या कोई भी तुम मान सकते हो। ओके चलिए, कॉसेक ए, कॉसेक 45 कितना होता है दोस्त? कॉसेक 45 कितना होता है? तो साइन 45 कितना होता है? रूट टू होता है, 1/√2 होता है, तो यानी ये हो जाएगा रूट टू माइनस में साइन ए यानी कि 1/√2 चल रहा है, इसका स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व ही कर दीजिए, ठीक है। तो रूट 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 1/√2 यानी कि 1/√2। तो 1/√2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया, यानी कि ये आपका जो ये पहला सोल्व करेंगे ना तो 1/2 आएगा। उसके बाद प्लस करते हैं। अब उसके बाद देखो सेक ए, सेक 45 कितना होता है दोस्त? तो सेक 45 भी रूट टू होता है, ठीक है। ये भी रूट टू होता है और ये भी, तो ये भी जब करेंगे ना तो ये भी 1/2 होगा, ठीक है। और जब हम इसको करते हैं तो भाई आपका आपका जब इसको सोल्व करते हैं ना, आपका कॉट ए माइनस 10 का, तो कॉट 45 कितना होता है? तो कॉट 45 आपका होता है 1/√3, नहीं 1 होता है ना, कॉट 45 1 होता है और आपका टेन 45 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इसको 0, यानी कि अब सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है, यानी कि पहला का आया था कितना 1/2 आया था और दूसरे का भी 1/2 आया था। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट कर 30 भी रख सकते हैं, जो मन है वो रख लीजिए और सोल्व कर दीजिए बस। कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 12 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में पहिए की एक सुई द्वारा वर्णित कोण क्या ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है कि भाई एक पहिया जो ना है 1 मिनट में 12 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में वो 12 चक्कर लगाता है भाई, ठीक है। 1 मिनट में वो 12 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा दोस्त? ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, हाँ, एक चक्कर यानी कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। ओके, तो भाई जब 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में वो 60 सेकंड में वो 12 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा? तो 12/60 यानी कि 1/5, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 1/5 सेकंड में कितना लगाएगा? 1/5, तो 2 पाई का 1/5 कर देंगे, यानी कि 2 पाई/5, 2 पाई/5 सिंपल, यानी कि 2 पाई/5 सी। अब कह रहा है कि ए जो है ना बी से 2 गुना दक्ष है, मतलब बी का अगर एबिलिटी 1 है तो ए का एबिलिटी जो है ना वो 2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि वे एक साथ काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जब एक साथ काम करते हैं यानी 1 + 2 यानी कि 3, तो उसको 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 16 × 3 टोटल वर्क। तो भैया ए द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो एक एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 × 8 16, 8 3 24 सिंपल, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना सही है। अब कह रहा है कि 6% छूट पर देखो 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 रुपये लागत मूल्य, उसमें 6% का छूट देंगे। जब 6% का छूट देते हैं तो 94 आएगा, पहला सिंपल सिंपल सा चीज़ है। अब ब्रोकरेज जो होता है ना वो जुड़ जाता है, डिस्काउंट में ब्रोकरेज जो होता है जुड़ जाता है 2%, 94 का 2% अगर हम निकालेंगे ना तो 1.89 कुछ होगा, जब उसको जोड़ेंगे तो वो लगभग 96 के इक्वल होगा, ठीक है, वो 96 के लगभग इक्वल होगा। ऐसे भी निर्मल कॉमन है यार, जब जब इतना डिफरेंस है मामला, तो 100 में से 6% 94 और 94 का 2% मान लेते 2, 94 तो 96, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि समुद्र तल से 90 मीटर ऊपर से एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर एक जहाज का अनुमान कौन 60 डिग्री है, तो भाई उसकी दूरी क्या है? देखो दूरी यानी कि ये पूछ रहा है और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका भाई? तो 90 मीटर, ठीक है। तो साइन सॉरी तो tan 60 इक्वल टू वॉट? tan 60 इज इक्वल टू होता है 1/√3, तो √3 इज इक्वल टू क्या होता है? P/B यानी कि 90 और बटा में b कितना है भाई? यही b निकालना है, दूरी निकालना है हमको, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 बटा में √3, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 बटा में √3, ठीक है। तो √3 गुना हो जाएगा, ठीक है, और बटा में यहाँ पे √3 हो जाएगा, यानी कि 90 बटा में 3, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30, ठीक है, तो 30√3, 30√3, 30√3, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए जो है सही है। अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव जो है ना 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल चलने वाली नाव जो है समान दूरी से 5 घंटे में तय करती है। देखो कह रहा है भाई
कि धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव जो है 20 किलोमीटर की दूरी, यानी कि धारा के साथ अगर चल रहा है तो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में करता है, तो उसका चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब वो नाव के साथ चलता है, धारा के साथ चलता है, जब धारा के साथ चलता है ना भाई, तो ये हो जाता है उसका चाल जो है जुड़ जाता है, यानी कि x + y = 10 हो गया, ठीक है। चलो, अब कह रहे जब प्रतिकूल चलता है तो भाई वही 20 किलोमीटर की दूरी जो है, अब वो 5 घंटा समय, पहले 2 घंटा लगता था क्योंकि धारा के साथ चल रहा था तो जल्दी पहुँच गया। अब वो धारा के विपरीत चल रहा है, जैसे आप भी तैरोगे धारा के विपरीत तो बहुत मुश्किल होता है ना तैरना, तो ज़्यादा टाइम इसको लग गया, तो 5 चौका 20, यानी कि इसका जो ये है आपका 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यानी कि x - y जो है वो 4 है। तो क्या किसका चाल पूछा है? तो अस्थिर जल में नाव की गति। जब नाव की गति पूछेगा ना तो ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो। 10 और 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। तो ऑप्शन ए सही है। अब क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं के अंदर के बीच का अनुपात इतना है, तो क्या होगा? देखो, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि xy, अरे यार, xy, ठीक है, बटा में अंतर यानी कि x - में y, ये दिया हुआ है 45/2, ठीक है, 45/2। तो एलसीएम और एलसीएम का अनुपात क्या होता है? देखो, एलसीएम इससे हम नहीं निकाल सकते, ये डाटा ही पर्याप्त है, क्योंकि डाटा कुछ दिया ही नहीं है, कैसे एलसीएम एलसीएम निकाल देंगे भाई? एक्स वाई और x - y से हम कैसे निकाल देंगे? डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अपर्याप्त डाटा है। आगे देखते हैं। हाँ, 2 संख्याओं का जो है एचसीएफ एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो एक संख्या इतना है, तो इसका एक सूत्र होता है कि एचसीएफ, ठीक है, इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए नंबर इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि जो 2 नंबर है ना उसका गुणनफल होता है। तो भाई एक है 12 इंटू में 336, 336 इज इक्वल टू एक संख्या कितना है 84 है, तो दूसरा संख्या को हम x मान लेते हैं, इसका फाइंड करना है, तो 12 सत्ते 84, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 चौ 28, 7 7 चौ 28, ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन बी। अब आगे क्यों करना है, जब 4 से स्टार्ट नहीं होगा तो एक ही है, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा भाई कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति जो है ना वो 12 सेकंड में पार कर देता है, तो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, जो कि वो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। देखो, रेलगाड़ी इधर जा रही है और वो आदमी इधर से भाग रहा है, और उसका जो चाल है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर भाई। तो जब विपरीत होता है ना तो दोनों का चाल ऐड हो जाता है। तो भाई दूरी कितनी है, तो दूरी तो 200 मीटर होगी ना, अब व्यक्ति की दूरी थोड़ी होगा, जो भी रेलगाड़ी की दूरी होगा वही दूरी होगा। तो समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, और चाल कितना हो जाएगा भैया, तो चाल तो छूट जाएगा ना, तो 10 को हम अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो 10 को जब अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 25/9, तो ये हो जाएगा 25 और ऊपर में 9 चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 25 8 200 और 9 8 72, यानी कि 72, सॉरी 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 सॉरी, फिर से मिस्टेक हो गया, देखो 200 और बटा में चाल हम डायरेक्ट क्यों डिवाइड कर दिए भाई, तो x प्लस में 25, 10 को अगर हम चेंज करते हैं 5/18 में तो कितना हो जाएगा, तो 2 पचे 10, 2 9 18, यानी कि 25/9, 25/9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 सेकंड है, ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9x + 25 और ऊपर में 9 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू में 9 और नीचे हो जाएगा 9x बटा में 25, जो कि वहाँ से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 9 108x, ठीक है, 108x और प्लस में 12 इंटू में 25, ठीक है। तो फिर इसको आप सोल्व करो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ये तरीका मैंने बता दिया आपको। चलिए, पीतल पीतल से बनी एक वर्गाकार आधार वाली एक प्लेट की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई जो है ना आपकी वो कितनी दी हुई है, तो 1 मिलीमीटर दी हुई है, तो वजन प्लेट का वजन इतना है, तो पीतल के घन इतना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए पहला चीज़ कि प्लेट का जो आयतन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो प्लेट का आयतन होगा आपका लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, हाइट, ठीक है, तो इज इक्वल टू आयतन वॉल्यूम, और जो वजन होता है ना वो होता है वजन बराबर जो होता है ना वो होता है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम इंटू में घनत्व डेंसिटी, ठीक है। तो भैया आयतन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो भाई ये है कि लंबाई जो है ना x मीटर है, लंबाई जो है x है,
चौड़ाई जो है, प्लेट की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। तो चौड़ाई चौड़ाई आपका कितना है? 1 मिलीमीटर है। जब 1 मिलीमीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 0.1 आ जाएगा, 0.1। और जो ऊंचाई, हाइट जो होगा ना, तो भाई देखो वर्गाकार है, तो लंबाई के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि x होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या आया? तो वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करते हैं, तो डेंसिटी कितना है, भार कितना है, एक घन सेंटीमीटर का वजन कितना, 8.4 है, तो इसको 8.4 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 8.4 करेंगे तो हम कितना गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 0.84 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी के इक्वल में टोटल भार कितना है भाई, टोटल वजन कितना दिया हुआ है, तो 4725। अब इसको आप इससे डिवाइड करो और फिर उसका क्या करो, आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 5625। जब 0.84 को 4725 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा वो 5625। और जब इसका आप वर्ग रूट करते हो ना तो आएगा आपका 75, ठीक है। 75 ऑप्शन सही है। अब है कि दो अलग प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणनफल उनके योग से कम है, तो इनमें से एक संख्या अवश्य क्या होनी चाहिए। देखिए ये कह रहा है कि दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब उसका हम गुना करते हैं ना भाई, तो क्या होता है कि उसका योगफल जो है ना वो कम होता है, ज़्यादा होता है आपका गुणनफल से। यानी कि जैसे 1 इंटू 2 करेंगे हम तो 2 ही आएगा, लेकिन 1 प्लस 2 करेंगे तो भैया 3 आएगा। देखो गुणनफल कम है ना योगफल से, ओके। अब एक और है 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा, और 1 प्लस में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 इंटू 5 करेंगे, सॉरी 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, लेकिन 1 प्लस 4 करेंगे तो 5। तो ऐसा एक कौन सा संख्या जो हमेशा होना चाहिए, तो भैया एक हमेशा ही होना चाहिए, एक रहेगा तभी वैसा होगा पॉसिबल, ठीक है। तो ऑप्शन ही सही है। अब कह रहा है कि 4 मिनट में 8 सेकंड बढ़ी और सुबह 4 बजे सही हो गई, तो उस दिन रात्रि 11 बजे क्या समय समय दिखाएगी। देखो रात के सुबह के भोर के 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक घड़ी बिगड़ी है, ठीक है, और वो 4 मिनट में 8 सेकंड बढ़ी है, ठीक है। 4 मिनट में अगर 8 सेकंड बढ़ी है तो 1 मिनट में कितना सेकंड बढ़ेगी, तो 2 सेकंड बढ़ेगी। चलिए तो पहले हम टोटल घंटा निकालते हैं, तो 4 बजे से लेके 11 बजे तक टोटल कितना घंटा हो गया, तो जोड़िए 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया जोड़िए, हाँ, तो आपका टोटल जो है ना 19 घंटा हुआ, ठीक है, 19 आवर हुआ। अब 19 आवर को 19 आवर में कितना मिनट होता है भाई, तो 60 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। तो जब 19 को जब हम 60 से आपका गुना करते हैं ना तो आपका आता है 1140 मिनट, ठीक है, टोटल 1140 मिनट। अब देखिए वो जो है एक सेकंड में ना, सॉरी 1 मिनट में 2 सेकंड बढ़ रहा है, तो इतना मिनट में कितना बढ़ेगा, तो 2 से इसका गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 से गुना हो जाएगा। लेकिन अब वो कितना टाइम दिखाएगा, ठीक है, तो जब उसको टाइम दिखाना होगा तो भैया मेरे वो उसको 60 से तो डिवाइड करना होगा, क्योंकि कितना सेकंड आगे बढ़ा है ना, अब सेकंड के अनुसार बढ़ेगा, तो या फिर कितना मिनट आगे बढ़ेगा तो 60 से उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो सेकंड, भाई इतना सेकंड बढ़ा है ना, ये 1140 इंटू 2 जो है वो इतना सेकंड आगे बढ़ गया है, तो उसको जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करो, 2 तिया 6 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 8 24 यानी 38 मिनट आगे बढ़ गया है, तो आपका 11:38 दिखाएगा। अब एक नेक्स्ट पद क्या है, तो 2 8 14 20 26 32 38। तो भाई देखो 2 और 6 8, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, यानी सब में 6 बढ़ा रहा है, तो 32 6 38, तो 38 के बाद 6 44, और 44 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 50, यानी कि 44 और 50। आपका जो बी है ना ऑप्शन सही है। अब है कि ए और बी सी लाभ को इतना गण बना सकता है, यदि औसत लाभ 8,000 रुपये है तो बी का लाभ क्या है, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो, 7 3 10 2 12, 7 3 10 और 2 12, ठीक है। औसत है ना तो 3 से गुना भी हो जाएगा, अरे यार 3 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। 8,000 को भाई औसत है ना, तो औसत के लिए गुना करते हैं ना, 3 से गुना कर देंगे, और टोटल पार्ट कितना है भाई, तो 7 3 10 2 12, 12 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 12 दूना 24 यानी कि 2,000 रुपया। तो बी का भाग, तो बी का भाग कितना है, 3 है, 3 रेशियो में, तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6,000। अब कह रहा है कि अदालतों में मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया जाना चाहिए, ठीक है।
अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। तो हाँ, सही बात है, अदालतों में जो है मामलों में तेज़ी लाने के लिए आदेश देना चाहिए। अनुसरण 1 सही है। और अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अधिकार देना, हाँ, अधिकार होगा तभी ना वो जल्दी-जल्दी विवाद निपटाएगा। तो आपका दोनों अनुसरण पालन करता है। चलिए, अब कह रहा है कि ये क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के बजाय पिछले शैक्षणिक पद्धति में देखो, ये कह रहा है कि आपका जो पहला रिकॉर्ड है ना, क्या उसके अकॉर्डिंग ही आपको नौकरी देना चाहिए या फिर अभी आपको एंट्रेंस लेके नौकरी। अब आप ही सोचिए भाई, आप 10th में बहुत काबिल थे, बहुत तेज़ थे, तो क्या उसी अकॉर्डिंग नौकरी मिल जाएगा या फिर अभी हम आपसे टेस्ट लेंगे कि अभी आप तेज़ हैं कि नहीं? तो ये ना होगा। तो पहला कह रहा है कि हाँ, हाँ, या उन उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद हो जो परीक्षा खर्च में देखो भाई, ये कह रहा है कि उसके लिए बढ़िया होगा जो खर्च नहीं उठा पाएगा। तो ज़रूरी थोड़ी है भाई कि जो पहले 10th में तेज़ था वो अभी भी तेज़ होगा, ऐसा नहीं है, पहला गलत। हाँ, ये भी हाँ कह रहा है तो ये भी गलत होगा, सीधी-सी बात। तीसरा नहीं बोल रहा है, यानी कि क्या कह रहा है ये तीसरा? तो भाई विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं और मूल्यांकन के मानक तुल्य नहीं है, इसलिए उन्हें एक समान देखो, कह रहा है कि जैसे झारखंड बोर्ड भैया बहुत सिंपल है, ठीक है? आप यहाँ पे 90 प्लस ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन अब सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से लाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो 3 है ना, वो बिल्कुल सही है। चलिए, कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? हाँ, तो इसमें जो है सही वर्ड क्या है? मतलब करेक्टली कौन-सा स्पेल्ड वर्ड है? बताइए। हुँ? तो फाइनेंशियली, बी ऑप्शन आपका सही है। अब है कि गलत कौन-सा है? तो भैया मोलेस्टेशन सही है, कन्वेंशन सही है भैया, कॉम्बिनेशन भी सही है, तो यानी कि नेविगेशन जीए होता है ना भाई, जीओ होता है, गलत हो गया। अब कह रहा है कि इसमें गलत कौन है? इनोसेंट सही है, इनसॉल्यूबल भी सही है, इंस्टॉलेशन भी सही है। देखो, इनफ्लेमेबल कोई ऐसा शब्द नहीं है, फ्लेमेबल होता है, ठीक है? ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। इसमें नेविगेशन ठीक है। आगे देखते हैं, टू बी टेकन बैक मतलब कि कुछ चीज़ हम अबैक हो गए, यानी कि इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है टू बी सरप्राइज, हम सरप्राइज हो गए, ठीक है? चलिए, अब कह रहा है स्पिल द बीन्स, यानी कि हम लोग कोई किसी सीक्रेट को रिवील किए हैं, तो गिव अवे अ सीक्रेट। चलिए, ही किक्ड अप अ रो, ठीक है? वो क्या कह रहा है? ही किक्ड अप अ रो, तो भाई इसका क्या होगा? हुँ? ये हो जाएगा क्रिएटेड अ फ्यूज, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है भाई? ठीक है? इसे इसका जो उम उम उम, अ, किधर है? हाँ, ठीक है, आएँगे। ठीक, ठीक। हाँ, देखिए, ये कह रहा है ही किक्ड अप अ रो, यानी कि क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएटेड फर्स्ट मतलब होता है आपका कि हंगामा करना, ठीक है? मतलब शोर-शराबा करना, ये होता है। अब कह रहा है कि इन द सेंटेंस जॉन एंड आई वेंट टू द पार्क, द प्रोनाउन दैट वर्ड, देखो इसमें प्रोनाउन फाइंड करना, तो प्रोनाउन जॉन एंड आई होगा, सिंपल। व्हाट इज़ द फ्रेजल वर्ब टू रिकवर फ्रॉम इंजरी या इलनेस, मतलब किसी इंजरी से अगर हम रिकवर हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुल थ्रू बोलते हैं, ठीक है? चलिए, द एरिया इज़ डैश क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस, मतलब कोई चीज़ सर्विलेंस होता है तो अंडर होता है ना, कि दिस दिस एरिया इज़ अंडर द सर्विलेंस, तो अंडर होगा, नॉर्मल चीज़ है। अब ही हैड हिज ऑन लाइन ऑफ थिंकिंग एंड वुड डिफेंड हिज व्यूज विथ हिज, तो क्या? तो कन्वर्सेशन, कन्विक्शंस, कन्वर्जन या कन्विंस, देखो, कन्विंसन मतलब क्या होता है पता है? कन्विंसन मतलब होता है आपका कि आपका विश्वास, ठीक है? मतलब दृढ़ विश्वास, ठीक है? तो आपका कन्विक्शंस जो है ना वो सही हो जाएगा। हाँ, ये कह रहा है कि द रूफ है ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, तो भैया डिमोलिश नहीं होता है। स्क्रैच क्या होगा? डिस्ट्रॉय क्या? कोलैप्स नहीं होता है कि कोलैप्स कोलैप्स हो गया पूरा बिल्डिंग, यही है। एवरी एवरी कम्युनिटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन फॉर इट्स द मास्टर की विल ओपनड और क्लोज टू, भाई विल के बाद थर्ड फॉर्म कैसे आ गया भाई? विल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आता है। अगर वो पैसिव है तो बी होना चाहिए बीच में, तो आपका जो फोर्थ है वो गलत है आपका, ठीक है? फोर्थ आपका ऑप्शन सही है ना? चलिए, अब कह रहा है कि ही वाज़ नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू, देखो मैनी टाइम क्या होता है? मच टाइम, ठीक है? मच टाइम। चलो, सम पीपल इज़ ऑलवेज़ टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, भाई पीपल के बाद ईज़-एम-आर नहीं लगता, वो आर लगता है, तो सम पीपल आर, ये प्लूरल है, पीपल जो है ना वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है? तो इज़ ऑलवेज़ टॉकिंग गलत है। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, देखो वॉइस ढूँढने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। ये कौन सा टेंस में है? तो ड्रू यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, यानी कि वोज से स्टार्ट होगा, तो सब ये इज है, ये हैज़ है, इज है, तो ये तीनों गलत है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन ए जो है सही है, वोज से है। और वेरी केयरफुल एंड, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई, वर्ब से हम लोग फाइंड कर लिए।
आगे देखते हैं। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, मतलब कि बहुत ही केयरफुल है, बहुत ही प्रिसाइज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटिकुलस, ठीक है, उसको मेटिकुलस बोलते हैं। स्टडी ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी, सिंपल है यार। और क्या है, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब एक व्यक्ति जो कि अर्थ का स्ट्रक्चर स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, जियोलॉजिस्ट। माइल्ड, माइल्ड मतलब क्या, लाइट मतलब हल्का, साइनोनिम्स जो होता है हल्का, ठीक है। चले, द मैनेजर हैड मीटिंग ड्यू टू इमरजेंसी, का जो मैनेजर है ना वो मीटिंग को क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया, यानी खत्म कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इमिटेशन, देखो इसमें क्या है, तो फेक है, रियल है, देखो अगर आपको याद भी नहीं है ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। रियल मतलब क्या होता है भैया, रियल मतलब होता है कि सही, वास्तविक। जेन्युइन मतलब भी होता है कि जेन्युइन है भाई, अच्छा सही है, और ओरिजिनल में भी सही है, यानी कि तीनों का मैच एक कर रहा है, तो ये जो है इमिटेशन मतलब भी वही होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ना वो अलग है, तो यही होगा, फेक ही होगा, ठीक है। आप ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अब कह रहे हैं कि डिस्पाइस, ठीक है ना, कि डिस्पाइस का साइनोनिम क्या होगा, तो अबोर, ठीक है। डिस्पाइस का जो साइनोनिम होता है ना वो आपका होता है अबोर, ठीक है, अबोर। चलिए, अरे हाँ, अब क्या है, हाँ, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ अवर। अवर मतलब होता है सी, कुछ कहना, एवर मतलब होता है कहना, ठीक है। चलिए 24 क्या कह रहा है, उतना नहीं पढ़ना भाई, लास्ट वर्ड पढ़ो। अ सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट, मतलब एक सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल राइटर का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका हैंडराइटिंग, भाई क्या बात कर रहे हैं, हैंडराइटिंग थोड़ी होगा। हिज सोई नेचर, मतलब वो दिखावा नेचर नहीं, हिज सुपीरियोरिटी टू अदर्स नहीं, भाई कोई भी सक्सेसफुल राइटर अपना अपने आप को सुपीरियोरिटी थोड़ी दिखाएगा। हाँ, हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ठीक है, ये सही है। अब कह रहा है कि भाई नेगेटिविटी एम्फेसाइज कौन कर रहा है, कैलस, कैलस जो वर्ड है ना वो आपका निगेटिविटी जो है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, तो अब यही तक है, बाकी तो है नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें, तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न कितना अलग है, बहुत अलग है भाई, ठीक है। कुछ कुछ सवाल तो ऐसे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसका 5 प्रीवियस ईयर पेपर है, पाँचों सोल्व करो, बहुत मज़ा आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मैं क्वेश्चन जीके का लाऊंगा, आप बस सीरीज फॉलो करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस 7 दिन मेरे को दे दो, ठीक है। उसके बाद आप, इसमें नेगेटिव है नहीं, तो आप मस्त स्कोर करोगे, डेफिनेटली स्कोर करोगे अच्छा, ठीक है। तो अब वीडियो कितना लंबा हो गया भाई, 1 घंटे का हो गया, तो आप बाय बाय करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।